हाय गाइस। मैं हूँ हामिद। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कुछ करे यूट्यूब पे कुछ वीडियो बनाए कुछ पढ़ाए, लेकिन टाइम ना होने की वजह से या फिर मैं मेरा बिजी शेड्यूल रहता है तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। अभी लॉकडाउन में मैंने सोचा कि चलो हम कॉम्टिया पढ़ाएंगे, तो मैंने कॉम्टिया का एक जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना चाहा था और वो बना रहा हूँ। तो देखते हैं कितना रिस्पॉन्स आता है इसकी ओर से। और आप भी ठीक से पढ़ना। ये जो कॉम्टिया कोर्स है ये बिगिनर कोर्स है। ये कोई भी कर सकता है, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड है, 11th 12th, या फिर जैसे कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, बीसीए कर रहा है, बीएससी कंप्यूटर कर रहा है, बीसीएस कर रहा है। इन सब लोगों के लिए ये कोर्स है। तो ये कोई भी कर सकता है। इसके अंदर हम पढ़ा रहे हैं कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कि उसके बाद नेटवर्किंग आएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक आएंगे। तो ये जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे कि सिलेबस प्रोवाइड करती हैं। अभी मैं एसआरटी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़, ये जो इन्होंने जो प्रोवाइड किया हुआ जो सिलेबस है, तो इस सिलेबस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग्स, ये जो चीज़ें हैं कॉम्टिया के अंदर कवर हो जाएंगी। और कोई 12th किया है या फिर कोई कुछ टेक्निकल में जाना चाहता है, बट उसको पता नहीं है कि क्या करना है। अगर उसको क्लास में, यानी कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि किनको कुछ नहीं आता है, या फिर बहुत ही टैलेंटेड होते हैं कुछ बंदे, या फिर किसके पास पैसा नहीं होता है पढ़ाई करने के लिए, तो वो जो है मेरा कोर्स ज्वाइन करे, कंटिन्यूअसली टच में रहे, कमेंट करे, जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मैं इतना बिगिनिंग से बना रहा हूँ, इतना बेसिक इसमें बताया हुआ है कि कीबोर्ड से लेके हमने ये स्टार्ट कोर्स किया है। इस कोर्स का नाम है कॉम्टिया। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये कॉम्टिया सर्टिफिकेशन करवाता है। ये कोर्स होने के बाद आप सर्टिफाइड भी हो सकते हो। इस सर्टिफिकेशन को इतना वैल्यू है यूएस, आप बाहर अगर देखोगे ना तो काफ़ी वैल्यूएबल सर्टिफिकेट है। इंडिया में हम सीसीएनए ही करते हैं मोस्टली। यहाँ पे अगर देखा जाए ए प्लस करके हम करने वाले हैं। इसके अंदर नेटवर्क प्लस भी आता है, सिक्योरिटी प्लस है, अगर किसी को क्लाउड पे जाना है तो क्लाउड प्लस है, लिनक्स प्लस है। तो अलग अलग सर्टिफिकेशन ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट करना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है और एग्ज़ाम देनी है इसकी। इसका एग्ज़ाम का फीस भी होगा शायद यहाँ पे। ये लो, यहाँ पे अबाउट एग्ज़ाम प्राइसिंग करके है। ठीक है, ये ऑनलाइन भी एग्ज़ाम करके यहाँ पे ऑप्शन दिया है उन्होंने। तो ये रही एग्ज़ाम्स के कुछ प्राइस। तो ये बाय एग्ज़ाम कर सकते हो आप कॉम्टिया। ये प्लस हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कंट्रीज़ में यहाँ पे यूएस 226 डॉलर करके इनका जो एग्ज़ाम का जो प्राइसिंग है। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग कोर्स के प्राइसिंग दी हुई है। तो यहाँ पे कौन सा एग्ज़ाम सर्च करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अभी तो मैं जितना मुझे पढ़ाना था उतना मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ये पूरा कोर्स ख़त्म होने के बाद आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो और अपने को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके बाद ए एग्ज़ाम देने के बाद कॉम्टिया ए प्लस, अगर आपको लगता है कि आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो सिक्योरिटी प्लस करो। नेटवर्किंग में जाना चाहते हो तो ये नेटवर्किंग प्लस करो। ये प्लस में क्या होता है, यानी कि सब कुछ इसमें आ जाएगा। बेसिक हार्डवेयर आ जाता है, बेसिक नेटवर्किंग, बेसिक सिक्योरिटी। और मैं जितना हो सके जो कोर्स में इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए दिया है, तो मैं इसका प्रैक्टिकल भी कराऊंगा आपको। तो ये ठीक से आप देख लेना और ये कंटिन्यू करना वीडियो को। ठीक है। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो देख लेते हैं हम कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ अभी। ठीक है, वेलकम टू कॉम्टिया। ये जो कॉम्टिया ए प्लस कोर्स है कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। और जिसको कुछ काम धंधा नहीं है, जैसे कि जिसको कुछ आता नहीं है, क्लास में
टैलेंटेड नहीं है, तो उन बंदों के लिए तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, टेक्निकल है। और टेक्निकल चीज़ें ऐसे बंदों के दिमाग में अच्छे तरीके से घुस जाती हैं, मुझे पता है। ठीक है, मैं भी आपके जैसे ही था। इसमें अलग-अलग जैसे कि मैंने आपको बताया था उस तरह से यहाँ पे सर्टिफ़िकेशन है। आईटी फंडामेंटल प्लस करके है, उसके बाद कॉम्टिया ए प्लस है, उसके बाद कॉम्टिया नेटवर्क प्लस, कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस, कॉम्टिया लिनक्स प्लस, कॉम्टिया सर्वर प्लस, कॉम्टिया क्लाउड। तो ये अलग-अलग सर्टिफ़िकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और इनका अलग-अलग सिलेबस है, ठीक है? अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये प्लस पढ़ रहे हैं कॉम्टिया। ये जो इंडिया में है कोई भी इतना डीपली नहीं पढ़ाता है, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर किसी को बेसिक ही नहीं पता है तो वो आगे जाके करेगा क्या? सही बात है ना? तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बेसिक से स्टार्ट करें। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हम जो भी पढ़ने वाले हैं, तो आज क्या-क्या हम इस कोर्स में मैं कवर कराने वाला हूँ, तो वो जस्ट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ आपको। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड आप सबको पता होगा। जब भी कुछ हम मोबाइल में टाइप करते हैं वो भी हमारा कीबोर्ड है, ठीक है? डेस्कटॉप कीबोर्ड है, लैपटॉप कीबोर्ड है। उसके बाद आपको कीबोर्ड की अलग-अलग टाइप्स भी आती हैं, जैसे कि PS2 कीबोर्ड करके होता है, यूएसबी कीबोर्ड करके होता है, वायरलेस कीबोर्ड है। अगर कोई अगर कोई आपके घर में पापा है या फिर कोई भाई है, तो अगर उसको बोल दिया आपने कि भैया मुझे कीबोर्ड चाहिए, ठीक है, वो बोल देगा ठीक है मैं वो लेके आता हूँ। वो मार्केट में जाएगा, फिर वो शॉप पे जाने के बाद पूछेगा भैया एक कीबोर्ड देना। तो फिर वो पूछेगा कौन सा वाला कीबोर्ड चाहिए, PS2 कीबोर्ड, यूएसबी कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड। तो अभी तो भाई को कुछ पता नहीं था कि किस तरह से, क्योंकि वो टेक्निकल नहीं है। तो फिर वो फोन करेगा, आपको पूछेगा कौन सा कीबोर्ड चाहिए, PS2 चाहिए, वायरलेस कीबोर्ड चाहिए या यूएसबी कीबोर्ड चाहिए। तो फिर वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपका भाई अगर टेक्निकल होता तो वो फ़ोन नहीं करता, ठीक है? वो डायरेक्टली खुद ब खुद लेता। यानी कि मेरा कहना ये है कि जस्ट बेसिक नॉलेज तो भी होनी चाहिए। आज कंप्यूटर का ज़माना है, तो कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, मेमोरीज़, ये क्या-क्या चीज़ें हैं, ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं, ये इतना तो भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए कुछ करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैं डिजिटल, चूँकि हमारे यहाँ पे डिजिटल इंडिया बोला जाता है, तो उस तरह से डिजिटल इंडिया बनाने की मैं कोशिश कर तो नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये जो डिजिटलाइज़ेशन, यानी कि अगर कोई बोलता है कि एप्पल, एप्पल कैसा है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके माइंड में आ जाता है कि एप्पल किस तरह से रेड कलर में होता है, तो वो जो पिक्चर है माइंड में आ जाती है। तो अगर कीबोर्ड अगर बोल दिया किसी को पापा कीबोर्ड, तो वो पहचान लेंगे, क्योंकि उनको पता है, वो पिक्चर पता है। तो पिक्चर के साथ ही हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कीबोर्ड उसको एक्सप्लेन किया, मैं आपको बताऊँगा कि कीबोर्ड किस तरह से होता है, उसमें कौन-कौन सी की होती हैं, उस की को क्या कहते हैं हम, फंक्शंस की, विंडोज़ की, नमलॉक की, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, डिलीट, इन चीज़ों का क्या काम है, ये सब कुछ मैं आपको कीबोर्ड में पढ़ाऊँगा, ठीक है? अ, हम आते हैं अभी माउस की ओर। कीबोर्ड की तरह ही माउस है। तो ये जो कीबोर्ड एंड माउस है, ये इनपुट डिवाइस कहा जाता है हम, क्योंकि हम मशीन को जो भी कुछ है इनपुट प्रोवाइड करते हैं और हमें वो आउटपुट दे देता है, ठीक है? तो माउस भी उस तरह से ही है, जैसे कि PS2 माउस है, यूएसबी माउस है, वायरलेस माउस है। अलग-अलग तरीके के माउस भी मार्केट में, गेमिंग माउस अलग होते हैं, गेमिंग कीबोर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है? बहुत तरीके के मार्केट में अलग-अलग कुछ-कुछ नया-नया दिन-ब-दिन आते ही जाता है। तो अभी देखते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव का अगर देखा जाए तो ये मेमोरी है, जैसे कि हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, उस तरह से ही कंप्यूटर का एक मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क, उसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, ठीक है? तो हार्ड डिस्क के अंदर अगर पुराना देखा जाए या फिर ओल्ड हार्ड डिस्क अगर देखा जाए, तो इसके अंदर एचडीडी करके आता है। अभी जो मार्केट में आया है एसएसडी करके आया है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव पहले था। तो अभी काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं। एनवीएमई करके भी आ चुका है, ठीक है? M2 एसएसडी करके भी आ चुकी है, साटा 2.5,
ये जो चीज़ें आई हैं ये नई-नई चीज़ें हैं। तो ये नई चीज़ें किस तरह से हमें यूज़ करना है, किस डिवाइस को कंपैटिबल होगी, तो ये सब कुछ जो भी कुछ है ये डीपली में हमें करना है, ठीक है? ये मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है? मोबाइल का मदरबोर्ड क्या कहते हैं? मोबाइल का मदरबोर्ड है, लैपटॉप मदरबोर्ड है, डेस्कटॉप मदरबोर्ड है। वो मदरबोर्ड किस तरह के होते हैं? अलग-अलग मदरबोर्ड होते हैं। हमें कौन-सा परचेज़ करना चाहिए? कौन-सा अच्छा परफ़ॉर्मेंस देता है? वो सब कुछ मदरबोर्ड में आएगा। मेमोरी कार्ड जैसे कि हम मोबाइल लेने को जाते हैं या शॉप पे कहीं पे भी जाते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या कुछ भी। अभी मैं मोबाइल का फॉर एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि डे टू डे लाइफ़ में जो भी कुछ हम यूज़ करते हैं, वो मोबाइल ही है। मोबाइल का अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दूँगा तो आपके दिमाग में अच्छे से कैप्चर होएगा, यानी कि वो इमेज आपके सामने आएगी। तो मेमोरी हम कई बार सुना है कि मेमोरी मेरा 4 जीबी रैम है, मेरा 2 जीबी रैम है, मेरा स्टोरेज है। स्टोरेज यानी कि एक इंटरनल स्टोरेज होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, ये भी अलग चीज़ है। मेमोरी पे हम फ़ोकस करेंगे, तो मेमोरी यानी कि रैम, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वो मेमोरी कितना है आपके मोबाइल में? वो हम हर दिन सुनते ही आ रहे हैं कि मेरा रैम 2 जीबी है, 4 जीबी है। तो उस तरह से ही लैपटॉप और डेस्कटॉप में भी मेमोरीज़ होते हैं, उसको हम रैम कहते हैं, ठीक है? वो कितना जीबी होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को कितना सपोर्ट करता है, ठीक है? आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो और कितना मेमोरी आपको चाहिए। जैसे कि अभी रैम कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, अगर नॉर्मली हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या मूवी देखने के लिए या फिर टाइम पास के लिए लैपटॉप लिए हैं, तो टाइम पास के लिए भी काफ़ी लोग लैपटॉप ले लेते हैं, मूवी देखना ये वो, मेरे पास लैपटॉप है, ऐसे-वैसे। पहले चीज़ें चलती थी, आज तो हर एक के पास आईफ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो इतना अहमियत नहीं है उन चीज़ों का, लेकिन पहले ये चीज़ें होती थी। तो जैसे कि अभी क्या लैपटॉप की बात कर रहे थे हम, तो हर एक के पास तो लैपटॉप है ही। ठीक है, हम अभी जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर के पास। माइक्रो प्रोसेसर भी ये प्रोसेस करता है, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, इनका तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है डेटा का और वो जो भी कुछ डेटा है, हमें प्रोसेस करके शो करता है। यानी कि कोई भी अगर कमांड दे रहे हैं हम, यानी कि कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, मैंने जस्ट एप्लीकेशन पे क्लिक किया, एप्लीकेशन कितनी देर में ओपन हो रहा है, कितना परफॉर्मेंस आ रहा है एप्लीकेशन का, तो वो प्रोसेस करके कितने जल्दी ला सकता है, तो वो प्रोसेसर पे डिपेंड होता है। जो भी कुछ कमांड है वो प्रोसेस करके रिटर्न में दे रहा है हमें, तो प्रोसेसर का काम है। तो प्रोसेसर अलग-अलग तरीके के प्रोसेसर हैं। अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो पेंटियम 3, पेंटियम 4, कोर 2 डुओ, कोर 2 क्वाड, उसके बाद कोर i3, कोर i5, कोर i10, ठीक है? कोर i7 भी बोला होगा बीच में मैंने, ठीक है? तो ये सारे प्रोसेसर हैं, तो कौन-सा प्रोसेसर हमें यूज़ करना है और कौन से प्रोसेसर के साथ कौन-सी मेमोरी यूज़ होती है। जैसे कि रैम, कितना जीबी चाहिए, प्रोसेसर कौन-सा चाहिए, रैम कौन-सी चाहिए। जब भी हम कोई नया लैपटॉप परचेज़ करते हैं, यानी कि अगर मेरा काम है ऑटोकैड पे काम कर रहा हूँ या फिर फ़ोटोशॉप पे काम कर रहा हूँ या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके लिए कितना जीबी रैम चाहिए, कौन-सा प्रोसेसर चाहिए, कौन-सा हार्ड डिस्क चाहिए, तो ये हमें सोचना चाहिए और हम खुद डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या चाहिए। अभी डिसाइड कर पा रहे हो क्या? आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये कोर्स कंटिन्यू करना, आप डिसाइड कर पाओगे डेफ़िनेटली कि आप क्या परचेज़ करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए। आप किसी और को भी गाइड कर सकते हो कि ये ले लो आप, ये परचेज़ कर लो, ये बहुत अच्छा चीज़ है और ये आपके लिए कंफर्टेबल है, ठीक है? तो उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जैसे कि सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, रीड ओनली डिस्क, रे राइटेबल डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में आते हैं, ठीक है? वायरलेस कार्ड भी होते हैं, जैसे कि आप सीपीयू यूज़ कर रहे हो और आपको किसी ने बोला कि मैंने वाई-फाई लेके आया है, तो मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा है, तो आप कनेक्ट कर लो। तो सीपीयू में तो वायरलेस का कार्ड ही नहीं है, सीपीयू में तो हम केबल से कनेक्ट करते हैं। लेकिन आजकल के सीपीयू में आ रहे हैं, जैसे कि डेल, लिनो, एचपी, ये जो सीपीयू में है, तो ये इंटरनल अभी आ रहे हैं, लेकिन पहले जो ओल्ड सिस्टम है, तो हमें कार्ड लेना पड़ता था एक वायरलेस और वो कार्ड जो है वहाँ पे
मदरबोर्ड के स्लॉट में लगाना है। तो उसके बाद हम वो वायरलेस जो भी कुछ एक्सेस पॉइंट है या फिर एसएसडी है, एसएसआईडी है, वो शो करेगी। अदरवाइज हम वो नहीं देख सकते। ठीक है, वो ऑप्शन ही नहीं मिलता हमें। ब्लूटूथ मॉडल है, यानी कि जैसे कि ब्लूटूथ एक्सेस कर पा रहे हैं। इस सेलुलर कार्ड है, सिम कार्ड जैसे कि हम जो नॉर्मल यूज कर रहे हैं। वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड भी होता है, जैसे कि कोई वीडियो मिक्सिंग कर रहा है, अभी शादी के इसके उसके जो भी कुछ वीडियो मिक्सिंग होते हैं। उसके बाद हम फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, फ़ोटोशॉप में ग्राफ़िक्स चाहिए ना, ग्राफ़िक्स के लिए वीडियो कार्ड आता है, ठीक है? उसको भी हम वीडियो कार्ड कहते हैं। जिस चीज़ में ग्राफ़िकल यानी कि अच्छी क्वालिटी की जो भी कुछ चीज़ें दिखनी है, तो वो ग्राफ़िक्स कार्ड से ही होती हैं। तो उसको हम पहले वीडियो कार्ड भी कहा जाता था। सीमॉस बैटरी, सीमॉस एक बैटरी है, एक छोटी-सी एक सेल होता है आपका, ठीक है? वो जो सेल है, तो ये मदरबोर्ड पे लगाते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो काम करता है, ये बायोस सेटिंग जो है वो सेव करने का काम करता है। आपका जो बायोस का जो टाइमिंग चेंज होता है ना बार बार, या फिर कोई सेटिंग नहीं होती है, या फिर कंप्यूटर आप स्टार्ट करते वक्त पूछता है कि बायोस की सेटिंग सेव करो, या फिर सीमॉस बैटरी का एरर आता है। तो ऐसे कुछ जो एरर आते हैं, ये सीमॉस बैटरी से ही होता है। सीमॉस बैटरी का काम यही है कि उसका जो मदरबोर्ड का जो बायोस है वो सेव करना। ठीक है, मिनी पीसीआई है, स्क्रीन है, डीसी जैक है, बैटरीज हैं, बैटरी में लैपटॉप बैटरीज आती है। तो ये किस तरह से हम कौन सी बैटरी यूज़ करनी है, बैटरी में भी कंपैटिबल आती है। उसके बाद ओरिजिनल बैटरी आती है, हमें ये लेना ज़रूरी है बैटरी ओरिजिनल या कंपैटिबल। कंपैटिबल बैटरी का अगर लेना है तो क्या चेक करना पड़ेगा हमें वो लेने के लिए। ऐसे तो कोई भी चिपका देता है कुछ भी, आजकल मार्केट में कोई भी कुछ भी दे रहा है। तो वो हमें कैसे पहचानना चाहिए, आइडेंटिफाई कैसा करना चाहिए कि ये सही है या गलत है, क्या दे रहा है हमें। ठीक है, उसके बाद आता है टच पैड। टच पैड हम लैपटॉप में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा जो कर्सर होता है हम मूव करते हैं, उसी को टच पैड कहते हैं। जैसे कि माउस का यूज़ करते हैं टच पैड में। तो टच पैड नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे, किस तरह से ट्रबल शूट करोगे। तो ये टच पैड में हम पढ़ेंगे। टच पैड अलग अलग तरीके के होते हैं, उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं, वो ड्राइवर्स कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन से लैपटॉप के लिए कौन सा कंपैटिबल रहेगा वो ड्राइवर्स। या फिर नहीं चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो हम वो चेक करेंगे। ठीक है, फ्रेम से इसके बारे में पढ़ेंगे हम। स्पीकर्स हैं, स्पीकर नहीं चल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो वो भी ट्रबल शूटिंग हम सीखेंगे। सिस्टम बोर्ड है, सीपीयू है, वेब कैम है। वेब कैम यानी कि हमारा कैमरा जो भी कुछ लैपटॉप का है या फिर डेस्कटॉप का एक्सटर्नल कैमरा है। हमने तो कैमरा लेके आया, फिर जैसे कि कोई ऑनलाइन काम करता है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करता है, फिलअप करता है या फिर अप्लाई करता है, तब हमें वेब कैम की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो वेब कैम जो है तो उससे हम फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। तब वो अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है किसी वेबसाइट के साथ, तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट है वेब कैम के लिए, तो वो भी देखना है हमें। माइक्रोफ़ोन्स, इन्वर्टर, हाँ, उसके बाद डिजिटाइज़र, एलसीडी, एलईडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एलईडी और एलसीडी में क्या डिफरेंस है, आज के डेट में क्या चल रहा है। ये जो लैपटॉप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, टीएफटी करके मटेरियल होता है। तो वो किस तरह से, इसमें अलग-अलग डिफरेंस क्या है, एलसीडी, एलईडी, टीएफटी, इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है, तो ये भी हम चेक करेंगे। वाईफ़ाई एंटेनाज़, जैसे कि यहाँ पे बताया था वाईफ़ाई कार्ड, उस तरह से ही वाईफ़ाई एंटेनाज़ आते हैं। जैसे कि बाहर से एंटीना होता है उसको, बस कुछ डिफरेंस नहीं है, कार्ड ही होता है, बट बाहर से एंटीना भी होता है उसके साथ। हम जो बायोस यूज़ कर रहे हैं अभी के डेट में या फिर नया, तो यूईएफआई सेटिंग्स होती हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो बायोस मोस्टली यूईएफआई मोड में ही आ रहे हैं। और बायोस मोड में जो ओल्ड बायोस था, यानी कि ओल्ड जो सिस्टम थे, उनका जो बायोस मोड था वो अलग था, लेगेसी था। ठीक है, यूईएफआई और लेगेसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और वो हम जब भी कोई फॉर्मेट करते हैं या फिर इंस्टॉलेशन, थोड़ी बहुत टेक्निकली नॉलेज जिसको है तो उसको पता चलेगा कि जब भी कोई हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं या फिर इंस्टॉलेशन करते हैं, तो बूट डिवाइस हमें सेलेक्ट नहीं होता है। तो वो बूट डिवाइस किस सिचुएशन में, या फिर आप कौन सी विंडोज भी इंस्टॉल कर रहे हो, उस सिचुएशन में बायोस सेटिंग किस तरह से होनी चाहिए, वो सेटिंग्स भी हम
करेंगे, ठीक है। गला सूखा हो रहा है, 1 मिनट। अभी हम देखते हैं लैपटॉप कंपोनेंट। लैपटॉप कंपोनेंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। अभी हमने जो देखा था, लैपटॉप किस तरह से लेना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, हार्ड डिस्क कैसे रहेगी, रैम क्या रहेगा, प्रोसेसर कौन सा हमें परचेस करना है, ये सब कुछ हमने देखा था। अभी हम देखेंगे कि लैपटॉप के अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट कंपोनेंट होती हैं, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो वीडियो कार्ड, ऑन बोर्ड, एड ऑन कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये जितने भी कार्ड्स हैं, तो ये इंटरनल या फिर इंटरनल कार्ड्स भी आती हैं ये लैपटॉप के अंदर इसके। ये जो भी कुछ कंपोनेंट है, ये लैपटॉप कंपोनेंट है, ठीक है। और ये डेस्कटॉप में भी आती हैं, वीडियो कार्ड भी आता है, ऑन बोर्ड यानी कि इंटरनल बोर्ड के अंदर ही रहता है ये, ठीक है। साउंड कार्ड भी होता है, जैसे कि अगर किसी का मदरबोर्ड पे अगर साउंड नहीं चल रहा है, यानी कि आपने होम थिएटर कनेक्ट किया और होम थिएटर ही नहीं चल रहा है, या फिर हेडफोन आपने कनेक्ट किया, हेडफोन भी नहीं चल रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें चेक करना है कि हमारा क्या साउंड कार्ड तो ख़राब नहीं हुआ है। हमने ड्राइवर्स अपडेट किए, सब कुछ किया, तो उसके बाद हमें एक्सटर्नल साउंड कार्ड मिलता है। लेकिन आपके मदरबोर्ड के ऊपर एक स्लॉट चाहिए साउंड कार्ड बिठाने के लिए, ठीक है, तभी वो आप कर पाओगे। तो वो मदरबोर्ड कौन सा परचेस करना है, या फिर साउंड कार्ड लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें देखेंगे हम आगे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अगर आप कोई भी केबल कनेक्ट कर रहे हो, आपने ब्रॉडबैंड ले लिया घर पे और इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो अगर डेस्कटॉप है तो फिर आपको केबल ही लगानी पड़ेगी। अगर लैपटॉप है तो वाईफाई से यूज़ करोगे, अगर मॉडेम वाईफाई का है तो, ठीक है। अगर डेस्कटॉप है आपके पास तो आपको केबल लगानी पड़ेगी, कैट 6 केबल, कैट 5 केबल, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपका एनआईसी ठीक होना चाहिए। अगर एनआईसी फेल हो रहा है तो फिर वो आपको ट्रबल शूट कैसे करोगे आप। अगर मेरा एनआईसी फेल है तो मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना कि मेरा एनआईसी फेल हो चुका है, तो उसका भी ट्रबल शूटिंग होता है, और हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि मेरा एनआईसी खराब हो चुका है, नहीं वर्क कर रहा है। तो वो फाइंड आउट किस तरह से करना है, वो वेरीफाई किस तरह से करना है कि मेरा एनआईसी नहीं वर्क कर रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यूएसबी एक्सपांशन कार्ड, तो यूएसबी के लिए जैसे कि हब आता है, अलग 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 एक यूएसबी है, अलग अलग यानी कि मल्टीपल यूएसबी, एक यूएसबी के साथ मल्टीपल यूएसबी कनेक्ट करना है तो यूएसबी हब कहते हैं हम उसे, वो भी मिलता है। ई साटा कार्ड करके भी होता है, ठीक है। अभी सीपीयू के फीचर्स अगर देखा जाए तो सिंगल कोर, मल्टी कोर, वर्चुअलाइजेशन, हाइपर थ्रेडिंग, स्पीड और क्लॉकिंग, ये जो सीपीयू के फीचर्स है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये प्रोसेसर हमें कौन सा लेना है, सिंगल कोर प्रोसेसर, मल्टी कोर प्रोसेसर, और थ्रेडिंग, ये स्पीड क्या है, और क्लॉकिंग, ये जो चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। डेफिनेशंस क्या होती हैं, सिंगल कोर यानी कि क्या, मल्टी कोर यानी कि क्या, या अगर कोई वर्ड आपको बोल रहा है कि मेरा सिंगल कोर सीपीयू है, फिर अगर वर्चुअलाइजेशन यानी कि क्या, ये जो आप जो सुन रहे हो वर्ड्स, तो इसके बारे में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, और ये कहाँ पे यूज़ होता है, किस सिचुएशन में यूज़ होता है, कहाँ पे बोला जाता है, ये कहाँ पे पूछा जाता है, ये सब हम सीपीयू फीचर के अंदर देखेंगे। कंपैटिबिलिटी, ठीक है। इस एएमडी, एएमडी जो है एथलॉन के प्रोसेसर होते हैं, इंटेल के भी प्रोसेसर होते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा अच्छा रहेगा मार्केट में, या फिर कौन सा लेना चाहिए, उसका प्राइसिंग कितना रहेगा, ये कंपैटिबिलिटी के अंदर आता है, ये देखेंगे हम। अगर मेरा कूलिंग मैकेनिज्म, अगर कोई भी सिस्टम आप लेते हो, चाहे मशीन हो या फिर लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या सर्वर हो, हर चीज़ के लिए कूलिंग चाहिए। आप आईटी में काम कर रहे हो या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो आपकी जो मशीन्स होती है उसके लिए एसी बिठाया हुआ होता है, तो उनके लिए कूलिंग चाहिए, ठीक है। तो ये अभी अगर पर्टिकुलर अगर पर्सनल कंप्यूटर है तो उसके अंदर भी कूलिंग सिस्टम्स होती है, जैसे कि फ़ैन होता है, फिर उसके बाद हीट सिंक होता है, एक पेस्ट आती है हीट सिंक की, डब्बी आती है, वो हीट सिंक उसको कहा जाता है। वो किस किस तरह से हमें वो पेस्ट लगाना है उस फ़ैन को या प्रोसेसर को, वो किस तरह से, वो सब कुछ मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, ठीक है।
ये कूलिंग मैकेनिज्म में आता है। तो ये कूल करता है एक सिस्टम को थोड़ी देर के लिए, या फिर कंटिन्यूअसली फैन अगर नहीं चल रहा है ना, तो यहाँ पे ओवर हीटिंग करके आता है आपको एरर। ठीक है, ऐसे अगर कभी आ रहा है, अगर फैन नहीं चल रहा है तो ओवर हीटिंग का एरर आता है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा फैन नहीं चल रहा है। तो ये वीडियो में ना आपको सिर्फ नाम पता चलेंगे कि ये हम सीख रहे हैं। अगर आप ये एक पर्टिकुलर, जैसे कि वीडियो कार्ड पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ऑन बोर्ड पे, या फिर दोनों तीनों पे, या फिर एक्सपेंशन कार्ड्स पे वीडियो बनाऊंगा, ये पूरी की पूरी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। तो ये धीरे धीरे करके मैं कंटिन्यूअसली ये हम कोर्स करेंगे। ठीक है, ये बायोस का तो अभी ही देखा था हमने, इसमें सेटिंग्स क्या होती है। तो बायोस के अंदर अगर कोई एंट्री कर रहा है तो उसको सिक्योरिटी किस तरह से अप्लाई करनी है, पासवर्ड किस तरह से देना है। अगर कोई भी बायोस सेटिंग में जाके कोई चेंजेस करना चाहता है, तो फिर उसके लिए हमें पासवर्ड किस तरह से सेट करें कि कोई ना एंट्री कर सके हमारे बायोस में। अगर फिर कोई बूटेबल पेन ड्राइव कनेक्ट करके कोई बाईपास कर रहा है, अगर किसी सिस्टम पे अगर पासवर्ड प्रोटेक्शन है, तो मैं उसका डेटा ले सकता हूँ। किस तरह से? क्योंकि मैंने अगर पेन ड्राइव एक बूटेबल बना लिया, लिनक्स वाला, उसको कनेक्ट किया, तो मैं वो टेम्पररी बूट कर सकता हूँ। और जितना भी आपका डेटा है वो पूरी की पूरी तरह से मैं एक्सेस करके मेरे पेन ड्राइव में ले सकता हूँ। तो इस तरह से भी होता है। तो ये सिचुएशन ना आए इसलिए हम क्या करते हैं, जो बूट मोड है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। बूट सेटिंग में, बायोस सेटिंग में वो भी ऑप्शंस होती हैं, वो किस तरह से सेट करना है पासवर्ड, ये सब कुछ हम देखेंगे। ये मदरबोर्ड के कनेक्टर्स हैं, पीसीआई, पीसीआई सॉकेट टाइप भी देखेंगे हम। साटा क्या होता है, आईडी क्या होती है। ठीक है, ये जो साटा आईडी है, ये मदरबोर्ड के ऊपर जो हार्ड डिस्क हम कनेक्ट करते हैं, वो एक पोर्ट है वहाँ पे। अभी ये कुछ फंक्शंस की हैं, जैसे कि कीबोर्ड पे हम देखते हैं ना कि F1, F2, F3, ये जो F12 तक होती है ना, ये फंक्शंस की होती हैं। जैसे कि ये और एक बटन्स होता है कि यानी कि कीज होती है FN करके, एक कीबोर्ड के ऊपर FN आपने कभी देखा होगा। अल्ट, विंडोज, कंट्रोल, FN जो होता है वो फंक्शंस कहा जाता है। अगर मैं किसी लैपटॉप में अगर डेवलपर है यहाँ पे कोई, या फिर टेक्निकल बंदा है, या फिर वो उसने अगर कभी देखा है कि डेवलपमेंट करते वक्त उनको रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। अगर कोई चेंजेस कर रहा है डेवलपर और उसने F5 प्रेस किया, तो वो जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाता है F5 से। ठीक है, लेकिन उसको ना फंक्शन FN प्रेस करके उसको F5 प्रेस करना होता है, तब जाके रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन विदाउट FN के हम किस तरह से F5 चलाएंगे, तो उसके लिए बायोस सेटिंग में ना हॉट की डिसेबल करनी होगी हमें। ठीक है, ये करने से क्या होगा, तो F5 वो ठीक से चलेगा आपका। और ये जो मैंने आपको बताए थे ये फंक्शंस की, तो ये कीबोर्ड के ऊपर होती हैं, F1, F2, F3। जैसे कि वॉल्यूम कम करना है तो फिर मैं F2 प्रेस करूंगा, अगर म्यूट करना है तो F1 प्रेस करूंगा फंक्शन की के साथ, अगर मुझे रिफ्रेश करना है F5 करूंगा, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं, तो ये फंक्शंस की में टच पैड बंद करवाना है, कीबोर्ड ऑन ऑफ करना है, ब्लूटूथ ऑन ऑफ करना है, वाईफाई करना है ऑन ऑफ, ये सब कुछ चीज़ें जो है ये फंक्शंस की में आती हैं। तो इसका एक आइकॉन होता है फंक्शंस की के ऊपर। ठीक है, तो ये आइकॉन कौन सी चीज़ के लिए कौन से आइकॉन यूज़ होते हैं, तो ये भी देखेंगे हम, और ये क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ अभी। यहाँ पे है कनेक्शन टाइप। कनेक्शन टाइप में वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन, अच्छा, ये वायरलेस की डेफिनेशन है और ये वायर्ड की डेफिनेशन है, ये नीचे ऊपर हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो वायरलेस है, वायरलेस में हम एयर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आपने हॉटस्पॉट क्रिएट किया, हॉटस्पॉट ऑन किया, एक सिस्टम पे अगर आप बैठे हो, दूसरे सिस्टम पे और कोई बैठा है, तो अगर उसको हॉटस्पॉट देने के बाद वो भी इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, यानी कि इनका जो कम्युनिकेशन है इंटरनेट का या फिर हॉटस्पॉट का, ये एयर के थ्रू हो रहा है, उसको हम वायरलेस कनेक्शन कहते हैं। और जो वायर के साथ हो रहा है, जैसे कि मैंने कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे घर पे इंटरनेट दिया है, एक डायल अप बॉक्स दिया है,
डायल अप बॉक्स से मेरे कंप्यूटर के अंदर केबल आ रही है और मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। ये जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ये केबल के थ्रू इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम वायर्ड कनेक्शन भी कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गई कनेक्शन की बातें। अभी हम आ जाते हैं एक्सेसरीज़ में। अगर आप कोई भी शॉप में जाते हो, ठीक है? शॉप में जाने के बाद आप जब लैपटॉप या डेस्कटॉप या कुछ भी परचेज़ करते हो, तो उस टाइम हमें हेडफ़ोन, स्पीकर्स, माउस, चार्जर, प्रोटेक्टिव कवर, मेमोरीज़, ये जो चीज़ें आती हैं, इसको हम एक्सेसरीज़ कहते हैं, ठीक है? कई बार ऐसे होता है हम लैपटॉप ले रहे हैं तो उसके साथ में एक्सेसरीज़ क्या-क्या आ रही हैं, ऐसे पूछ सकते हैं हम, ठीक है? वो बोलता है फिर माउस आ रही है, हेडफ़ोन आ रही हैं, ठीक है? अगर आप कोई चीज़ सर्च भी कर रहे हो या फिर फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे या कहीं पे भी सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि चार्जर, लैपटॉप, उसके बाद एक्सेसरीज़ में माउस, स्पीकर ऐसे कुछ आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेसरीज़ यानी कि क्या? ये जो वर्ड है एक्सेसरीज़, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है, ठीक है? बस इतना ही मुझे बताना था। इंटरनेट कनेक्शन के जो टाइप हैं, वो देखेंगे हम उसके बाद। अ, केबल मॉडेम होता है, डीएसएल है, डायल अप कनेक्शन है, आईएसडीएन है, सेलुलर है, ठीक है? अ, उसके बाद वायरलेस इंटरनेट सर्विस है, फाइबर केबल है, जैसे कि हम लीज़ लाइन कहते हैं, वायरलेस कनेक्शन है। तो ये सब इंटरनेट के कनेक्शंस हैं। हम जो घर पे ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं, तो वो डायल अप कनेक्शन भी आता है, डीएसएल भी आता है उसके अंदर, ठीक है? तो ये घर पे हम यूज़ करते हैं। सेल्युलर यानी कि अभी हम मोबाइल से या फिर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उसको सेल्युलर कहते हैं हम। या फाइबर केबल, लीज़ लाइन, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर है, उसने एक फाइबर केबल आपके डायरेक्टली आपके ऑफ़िस में कनेक्ट कर दी। उसको हम फाइबर केबल या फिर लीज़ लाइन कहते हैं। ये लीज़ लाइन ना बहुत महँगी होती है, डेडिकेटेड लाइन होती है। सोर्स टू डेस्टिनेशन एक ही बंदा होता है जो कि एक्टिवेट है, यानी कि जिसने सर्विस ले ली है। जैसे कि मेरे ऑफिस से यानी कि सर्विस प्रोवाइडर का कोई ऑफिस है, वहां से डायरेक्टली केबल आएगी आपको। 1:1 रेशियो होता है उसके अंदर, उसके बीच में कोई भी नहीं होता है। ब्रॉडबैंड में कैसे होता है, एक हब कनेक्ट किया होता है, आपको कैपिंग किया होता है या फिर ट्रैफिक शेपिंग किया होता है कि 30 Mbps चाहिए तो आपको 30 Mbps प्रोवाइड किया जाएगा। 20 Mbps चाहिए किसी कस्टमर को तो 20 Mbps। और उसमें लेटेंसी आती है कि उसमें रिलायबल नहीं होता है, स्पीड ठीक से नहीं चलता है, यानी कि बीच में पैकेट ड्रॉप होते हैं। इसमें क्या होता है, फाइबर केबल्स में वो बता देते हैं कि हम जो ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जीरो डाउन टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनका रिडंडेंसी भी होता है कि एक अगर फेल हो जाए तो दूसरा हम एक्टिवेट करके देंगे। तो इसमें जीरो डाउन टाइम होता है, ठीक है? और ये काफ़ी महँगी भी होती है। तो आजकल घर पे जो यूज़ कर रहे हैं ब्रॉडबैंड, तो वहाँ पे भी फाइबर दे रहे हैं। अभी हमारा जो नेटवर्क है बहुत ही अच्छा बन गया है। तो पहले इंटरनेट यूज़ करना है तो काफ़ी दिक्कतें आती थी। आज के डेट में अगर देखा जाए तो जियो ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो हर जगह पे इंटरनेट ठीक से वर्क कर रहा है। इसीलिए तो हम ये एजुकेशन पढ़ रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख सक रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया बनते ही जा रहा है, ठीक है? तो उसके बाद हम अगर देखेंगे कि नेटवर्किंग का अगर बात की जाए तो उसमें कौन-कौन सी डिवाइसेस होती है कि आपने कभी इससे पहले नहीं सुनी होगी। राउटर क्या है, रिपीटर क्या है, हब क्या है, स्विच, ब्रिज, गेटवे, फायरवॉल, एनआईसी, एक्सेस पॉइंट। ये जो चीज़ें हैं ये नेटवर्क की डिवाइसेस है। ये नेटवर्क की डिवाइसेस कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये भी देखना चाहिए हमें। राउटर कहाँ पे यूज़ होता है? तो मैं आपको बताऊँगा कि एक बेसिकली राउटर 2 अगर अलग-अलग नेटवर्क हैं, तो वहाँ पे हम ये राउटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मेरा यहाँ पे एक नेटवर्क है पुणे लोकेशन पे और मुंबई में एक नेटवर्क है, ठीक है? ये तो अलग-अलग नेटवर्क है। इन 2 नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना है, तो हम राउटर यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑफ़िस के अंदर ही ऑफ़िस के अंदर देख लो कि अगर कोई ऊपर एक बिल्डिंग है और सपोज सिटी में या फिर नियर बाय आपका कोई फ्रेंड है, आपको अगर कोई भी इंटरनेट कनेक्ट करना है तो राउटर की ज़रूरत होती है, यानी कि 2 डिफरेंट नेटवर्क अगर कनेक्ट करना है तो राउटर, अगर सेम नेटवर्क में अलग-अलग पीसीज़ कनेक्ट करने हैं तो स्विच, इस तरह से। अभी रिपीटर का देखते हैं। रिपीटर क्या करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल,
सिग्नल की रीजनरेशन क्रिएट करता है। अगर जैसे कि किसी ने वाईफ़ाई एक्सेस पॉइंट क्रिएट किया है, उसके बाद कुछ जैसे कि मैं कई एक्सेस पॉइंट से काफ़ी दूर हूँ, तो वहाँ से मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरा चल रहा है। अभी मैं थोड़ा आगे चला गया, तो मेरा जैसा-जैसा मैं आगे जा रहा हूँ, उस तरह से मेरा सिग्नल वीक होता जा रहा है। तो जहाँ पे वीक हो रहा है, वहाँ पे और एक एक्सेस पॉइंट बिठाऊँगा और जो मेरा जहाँ से सिग्नल आ रहा है, उनके दोनों में कम्युनिकेशन करूँगा और वहाँ से नया रीजनरेट हो जाएगा सिग्नल, या फिर रिपीटर बिठाऊँगा। इसको हम क्या करते हैं, रिपीटर। रिपीटर क्या काम करता है, एक जस्ट अगर बताया जाए तो रिपीटर रीजनरेट करता है सिग्नल्स का। जहाँ पे सिग्नल खत्म हो रहे हैं, वहाँ से रीजनरेट करके एक्सटेंड करता है उस सिग्नल को। बस इतना ही काम है। हब हब का भी काम है, ठीक है। हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है अलग अलग सिस्टम्स को, हर एक को पैकेट सेंड करता है। जो भी कुछ मैसेज सेंड कर रहा है उसको हम पैकेट कहते हैं, ठीक है। ये हब के बारे में हम आगे अच्छे तरीके से जानेंगे। आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि राउटर क्या है, रिपीटर क्या है, हब क्या है। स्विच स्विच में दो तरीके के स्विच होते हैं, मैनेजेबल स्विच, अनमैनेजेबल स्विच। बस इतना ही याद रख लो। स्विच में पोर्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इंटरफेस पोर्ट, इंटरफेस किसे कहते हैं, पोर्ट किसे कहते हैं। स्विच स्विच में अनमैनेजेबल स्विच में क्या डिफरेंस है, मैनेजेबल स्विच में क्या डिफरेंस है, ये हम देखेंगे आगे। ब्रिज किसे कहते हैं, गेटवेज क्या है, फायरवॉल्स क्या है। फायरवॉल्स अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज़ किया जाता है फायरवॉल्स। जो भी कुछ पैकेट आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, जा रही है, तो इसको अगर कंट्रोल करना है या फ़िल्टरिंग करना है, स्पीड, तो फायरवॉल्स यानी कि एक अलग ही टेक्नोलॉजी है। तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगा, स्पेशली फायरवॉल का, गेटवे का, ब्रिज का। ये अलग-अलग वीडियोज़ रहेंगे, या तो फिर नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस जो है, तो इनका पूरा का पूरा एक ही वीडियो बना दूँगा। आपको ये अगर कोई पूछ रहा है कि राउटर पता है आपको, क्या काम करता है? तो आप, ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं बता पाओगे, आप डेफ़िनेटली बता पाओगे। इस तरह से मैं आपको ट्रेनिंग दूँगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कोई फ्रेशर भी है या फिर इसको पढ़ रहा है, तो ये अच्छे तरीके से नॉलेजेबल बन जाएगा, यानी कि बेसिकली उसको चीज़ें पता होंगी कि वो आगे क्या करना चाहता है। आगे बहुत कुछ है। अगर ये चीज़ें पता होगी, या फिर आप ऐसे ही टाइम पास में ही पढ़ रहे हो, तो टाइम पास में ही आपका करियर करियर ग्रोथ होगा, ठीक है। आप करियर टाइम पास में ही बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इस पे फ़ोकस करके पढ़ो, रट्टा मार लो। और मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें चुन के निकाली हैं। ये कोर्स यानी कि बहुत ही बड़ा कोर्स है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली हैं, वही चीज़ें मैंने निकाली हैं। ऐसे नहीं कि कौन-सा भी डेफ़िनेशन पढ़ा उसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिक-बेसिक चीज़ें मैंने निकाली हैं जो यूज़ में हैं, और उसका किस तरह से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई डेफ़िनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, या फिर नहीं कुछ अलग से रट्टा मार के पढ़ा रहा हूँ। ये जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरे एक्सपीरियंस में कहीं पे गलतियाँ भी आती हैं, तो मुझे कमेंट में बता दें कि सर आपने ये गलत बोला था, या फिर आप ये ऐसे चेंजेस कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। हुँ, एक्सेस पॉइंट यानी कि एक वायरलेस वाईफ़ाई जैसे ही होता है, ठीक है? यानी कि वाईफ़ाई ही समझो, उसमें अगर डीएचसीपी अगर हम बंद कर देंगे, तो एक्सेस पॉइंट बन सकता है वो। डीएचसीपी यानी कि आपको पता नहीं चलेगा, वो आगे देखेंगे हम। एक्सेस पॉइंट यानी कि एक वायरलेस डिवाइस है, जहाँ से हम वाईफ़ाई एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे नेटवर्क्स के अलग-अलग टाइप हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि हम घर में यूज़ कर रहे हैं पर्सनली, उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ऑफ़िशियल या स्मॉल ऑफ़िस या एंटरप्राइज़ ऑफ़िस कोई भी है, तो उसको लोकल एरिया कहते हैं हम, लोकल एरिया नेटवर्क। या फिर ये जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, यानी कि इंटरनेट पूरा ग्लोबली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, मैंने कोई केबल नहीं यूज़ की है, पूरा का पूरा मेरा वाईफ़ाई पे चल रहा है। मेरा प्रिंटर वाईफ़ाई से कनेक्ट है, लैपटॉप्स हैं मेरे पास, पूरी की पूरी जितनी भी मेरी लोकल एरिया जो भी कुछ नेटवर्क है, वो वायरलेस है। तो उसको हम डब्ल्यू-लैन भी कह सकते हैं, ठीक है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो मिलिट्री कैंप या फिर कैंपस होता है कोई भी, या फिर कॉलेजेस हैं,
एक अलग-अलग ब्रांच है कॉलेजेस के, तो वहाँ पे मैन यूज़ किया जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है? कैंपस एरिया नेटवर्क, अगर कोई कॉलेज का कैंपस है, फिर या फिर कुछ भी कह सकते हैं, कॉलेज ही ले लेते हैं। ये कॉलेज का जो कैंपस है उसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि अलग-अलग बिल्डिंग्स के साथ अलग-अलग वाईफ़ाई या फिर केबल्स डली हुई होती है, वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड हैं, तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क में आ जाता है। तो इसको मैं डिज़ाइन करा करा के बताऊँगा कि इसको हम क्या कहते हैं, ये ऐसे क्यों कहते हैं और कहाँ पे इसका टोपोलॉजी किस तरह से होता है, वो सब कुछ मैं एक वीडियो में बनाऊँगा। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस हैं अलग-अलग तरीके की, जैसे कि डेटा सेंटर में होती है स्टोरेज, जैसे कि हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी काफ़ी बड़ी-बड़ी डेटा सेंटर हैं, तो वो स्टोरेज हो रहा है वहाँ पे पूरा का पूरा डेटा। तो स्टोरेज के लिए अलग एरिया है, फिर ये जो अलग-अलग सर्वर्स होते हैं, तो फिर ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी हम कह सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसी कोई डेफ़िनेशन हमने बना के नहीं रखी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। वायरलेस मेश टोपोलॉजी है, वीपीएन करके है, वीपीएन में हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जैसे कि आप मुंबई में हो और पुणे में हो, तो मुंबई और पुणे में मुझे प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करना है, ना कि इंटरनेट से। मेरी जितनी भी ट्रैफ़िक है प्राइवेटली जानी चाहिए, आनी चाहिए। मैं जो भी कुछ एक्सेस कर रहा हूँ, मेरा मुंबई का ऑफ़िस अगर मुझे पुणे में बैठ के प्राइवेटली एक्सेस करना है, तो वो किस तरह से, उस टेक्नोलॉजी को हम वीपीएन कहते हैं। ये वीपीएन किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, वो भी देखेंगे। यानी कि मैं आपको कॉन्फ़िगर करके बताऊँगा या फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चीज़ है, अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करूँगा। इन चीज़ों पे हर एक के साथ-साथ में हम वीडियोज़ बनाएँगे। अभी अभी बात आ जाती है डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन की। डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन यानी कि आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो उस मोबाइल के अंदर आपके पास कॉन्टैक्ट्स होती हैं, एप्लीकेशंस, ईमेल्स, पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियोज़, कैलेंडर्स, ये सब कुछ, ये जितने भी मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखे हैं, ये सब कुछ आपके मोबाइल में अवेलेबल होता है, ठीक है? ये मोबाइल के साथ-साथ हम ईमेल आईडीज़ कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कि मैंने मोबाइल ले लिया और ईमेल आईडीज़ कॉन्फ़िगर कर ली, तो मेरा पूरा का पूरा डेटा ईमेल आईडीज़ के साथ कनेक्ट हो गया, यानी कि मेरा मोबाइल ईमेल आईडी के साथ कनेक्ट हो। उस मोबाइल के अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज़ेशन करना है, मैंने इनेबल कर दिया कॉन्टैक्ट के लिए, तो मेरे मोबाइल के अंदर के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मेरे मेल आईडी पे सिंक हो जाएँगे। अगर मैं कोई नया ईमेल आईडीज़ या नया कॉन्टैक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा वो सिंक हो जाएगा ईमेल आईडी के साथ में। एप्लीकेशन के लिए भी होते हैं। एप्लीकेशन के लिए खुद का मोबाइल का होता है, जैसे कि कोई मोबाइल है, तो उसका खुद का एप्लीकेशंस होता है, वो अकाउंट बना के देता है कि एप्लीकेशन सिंक करे। ईमेल आईडी के साथ ही ईमेल सिंक्रोनाइज़ेशन होती है, यानी कि लोकल टू ऑनलाइन, ये दोनों भी कनेक्टिविटी रहती है एक दूसरे के साथ। जितना भी मेरा लोकल डेटा है, वो ऑनलाइन के साथ कनेक्ट होगा। तो ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से सिंक करना है। मैं मोबाइल में मेरे खुद के आपको सिंक्रोनाइज़ेशन करके दिखाऊँगा, ठीक है? अभी यहाँ पे देखते हैं हम नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? ये कौन-कौन से पोर्ट हैं, कौन-कौन सी प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमें देखना है। तो जैसे कि एफटीपी प्रोटोकॉल है, एसएसएच है, टेलनेट है, एसएमटीपी है, डीएनएस है, एचटीटीपी है, पॉप3, आईमैप, एचटीटीपीएस, ये जितने भी सारे हैं, ये सब के सब प्रोटोकॉल हैं, ठीक है? और उनके पोर्ट नंबर भी दी हुई है। हमारी जो इंटरनेट चल रहा है हमारा, ये पोर्ट नंबर पे और आईपी एड्रेस पे और सेटअप रूल्स पे चलता है। आयना ने इस तरह से रूल्स बनाए हैं, इस तरह से पोर्ट बनाए हैं कि वो उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं हर एक डिवाइस के अंदर, ठीक है? अगर एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई फाइल शेयर करनी है, जैसे कि 1 जीबी की फाइल है, मुझे शेयर करनी है, कहाँ पे शेयर करनी है? यूएस में। तो मैं इसको ईमेल से तो सेंड नहीं कर सकता 1 जीबी की, वो अटैच होगी 1 जीबी, फिर उसके बाद मैं सेंड करूँगा, फिर वो डाउनलोड करेगा, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो गई ना। तो इसलिए ऑप्शन है कि एफटीपी सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, अगर ये मैं सर्वर बिल्ड कर रहा हूँ या फिर बना रहा हूँ, तो डायरेक्टली उसको मैं एड्रेस दे दूंगा यूएस वाले बंदे को और उसको बोल दूंगा कि भाई आप ये एक्सेस करना इस साइट से, या फिर मैं डोमेन अगर डीएनएस अगर होगा तो मैं उसको बाइंड करूंगा और ये एक्सेस करेगा, यूज़र नेम पासवर्ड दे दूंगा उस लिंक के लिए, ये सब कुछ।
ये हम एफटीपी का प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एसएसएच का प्रैक्टिकल करके देखेंगे, टेलनेट का देखेंगे, डीएनएस क्या होता है इसका भी प्रैक्टिकल। ये जितनी सारी प्रोटोकॉल्स हैं ना, ये सबका प्रैक्टिकल है सर्वर्स के अंदर। तो ये मैं पूरी की पूरी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है। आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अगर आपको यहाँ से इंडिया से अगर कोई यूके या यूएस में अगर आपको रिमोट डेस्कटॉप लेना है, यानी कि वहाँ का कंप्यूटर एक्सेस करना है इंडिया से यूएस, तो वो किस तरह से एक्सेस करेंगे, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या हमें सेटिंग्स करने पड़ेंगे, ये कौन कौन सी डिवाइस में सेटिंग्स होती हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, जस्ट अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। ये उसके बाद होता है टीसीपी, यूडीपी, राउटर और स्विच की फंक्शनैलिटी क्या-क्या होती हैं। एक्सेस पॉइंट के बारे में हमने बात की थी, वायरलेस के बारे में। तो ये सेटिंग्स किस तरह से होती है, मेरे पास एक्सेस पॉइंट है, मैं उसको एक्सेस करके आपको एसएसआईडी किस तरह से करना है, पासवर्ड किस तरह से जनरेट करना है, मल्टीपल एसएसआईडी हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको परमिशन किस तरह से देना है, ये एक्सेस पॉइंट के अंदर आता है। रकस करके एक्सेस पॉइंट है, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। आईपी एड्रेसिंग में हम देखेंगे आगे, आईपी एड्रेसिंग में आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 है। ठीक है, एनआईसी कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर वायर्ड, वायरलेस, आईपी एड्रेस किस तरह से सेट करना है हमें सिस्टम को, वो भी देखेंगे। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर आईओटी के अंदर अगर देखा जाए तो मेरा घर में एसी ऑन है। ठीक है, मैं कहीं ऑफिस में हूँ, तो अभी मैंने सोचा कि यार काफ़ी हॉट हुआ रहेगा रूम में, तो हिट रहेगा, अभी मैं घर पे नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूँगा अभी। हाँ ठीक है, आईओटी अगर कंसेप्ट रहेगा ना मेरे पास, तो एसी मेरा इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहेगा, इंटरनेट के साथ मेरा मोबाइल डिवाइस कनेक्टेड है। तो आईओटी के अंदर जो, जैसे देखा जाए कि वो जो एसी का जो एप्लीकेशन है वो मेरे मोबाइल के अंदर है, तो मैं क्या करूँगा, टर्न ऑन करूँगा एसी मेरा मोबाइल से, कहाँ से, ऑफिस में बैठ के। इसको हम आईओटी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो डिवाइसेस हैं आजकल मार्केट में आ चुकी हैं, जैसे कि मैंने क्लैप किया, लाइट ऑन हो गई। ये जो सेंसर्स होते हैं, या फिर ये रिमोटली हम एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई डिवाइस है, और इसको हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आईओटी में आ जाती हैं। ये तो हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, बट मैं आपको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन या फिर इसको एक्सप्लेन के साथ एक वीडियो बनाएंगे इसका भी। फायरवॉल सेटिंग्स, आपको फायरवॉल के बारे में मैं बताता हूँ। फायरवॉल्स ये चीज़ है कि ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी में आ जाती है। उसके अंदर हम जो भी हमारी ट्रैफ़िक आ रही है और जा रही है, उसका हम डिटेल नोट करके रखते हैं। ठीक है? जैसे कि एक तरह से सिक्योरिटी का काम करता है। हमारा जो बिल्डिंग्स के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ होता है, तो वो जो कोई कौन-सा बंदा आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, उसकी जो डिटेल उसका रजिस्टर में नोट करके रखता है ना, तो उस तरह से ये फायरवॉल का काम है कि कौन-सी रिक्वेस्ट बाहर जा रही है, स्टेट टेबल मेंटेन करता है। आपको कहाँ जाना है, आप नोट करके जाइए, और कहाँ से आ रहे हो, अच्छा आप ही हो क्या, ये वेरीफाई करने दो। ये वेरिफिकेशन जो भी कुछ है ये फायरवॉल्स करती हैं। तो फायरवॉल्स के अंदर पैकेट तो आ रही हैं, जा रही हैं, इसके बाद भी इसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स होती हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गया, नेटिंग हो गया, व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, अगर कोई मुझे पॉपअप आ रहे हैं या फिर कहीं से मुझे हैक करने की कोशिश कर रहा है, या अननोन ट्रैफिक आ रही है इंटरनल, या आपके पास ऐसे एड्स आ जाते हैं ना कि आप यहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे क्लिक करो, आपको पैसे मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो वो जो एड्स है वो मुझे ब्लॉक करनी है या ब्लैक लिस्ट में डालनी है, तो वो आप फायरवॉल से डाल सकते हो। मैक फ़िल्टरिंग, आपका जो मैक एड्रेस होता है, आपको आपको मैक एड्रेस भी नहीं पता होगा, वो भी मैं बताऊँगा, आईपी एड्रेस बताऊँगा, मैक एड्रेस बताऊँगा। मैक एड्रेस कहाँ से देखते हैं हम, कितना बाइट का मैक एड्रेस होता है, ठीक है? वो भी बताएँगे, और किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करें कि ये जो मैक एड्रेस है कौन-सी कंपनी का है। ये सब मैक एड्रेस में आता है। लेकिन मैक फ़िल्टरिंग यानी कि उस मैक एड्रेस को हम क्या-क्या पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉलिसी जो भी कुछ है, ये हम फायरवॉल्स में कर सकते हैं, ठीक है? मैं फायरवॉल्स का आपको डैशबोर्ड दिखाऊँगा और कुछ चीज़ें दिखाऊँगा। अगर ये कंटिन्यू करेंगे ना,
ये अगर कोर्स कंटिन्यू करेंगे, ये कॉम्टिया का ख़त्म होने के बाद मैं फायरवॉल्स की या फिर सर्वर्स या फिर उसके बाद स्विचिंग राउटिंग पढ़ाने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम क्लाउड पे जाते हैं, फिर नेटवर्क मॉनिटरिंग आएगा। ये आगे आगे चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। तो अभी मैंने ये जस्ट एक स्टार्ट किया है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। ये वायरलेस सेटिंग्स है, इंक्रिप्शन, चैनल, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये जो भी कुछ हम मेल सेंड करते हैं, ईमेल 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 कहते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। एक मैसेज हम सेंड कर रहे हैं किसी किसी जगह पे, ठीक है। वो भी किस फॉर्मेट में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से हम मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो ये पॉप 3, IMAP, SMTP, ये प्रोटोकॉल यूज होती हैं मेल के अंदर। पॉप 3 यानी कि इनकमिंग के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है। इसका पोर्ट नंबर है 110995। ये जीमेल में यूज होता है, आपको पता नहीं होगा। ये मैं कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा आउटलुक में किस तरह से होता है। MSCIT करके एक कोर्स है महाराष्ट्र का, वो इसमें पढ़ाते हैं कि वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आउटलुक और बेसिक कंप्यूटर फंडामेंट, यानी कि बेसिक चीज़ें, पेंटिंग वेंटिंग, तो ये चीज़ें उसमें आ जाती है। तो उसके अंदर उन्होंने जो आउटलुक का बताया है, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ बताने वाला हूँ कि पॉप 3 यानी कि क्या है। ऑफलाइन डाउनलोडिंग करते हैं मेल्स, यानी कि जब चाहे, इंटरनेट भी नहीं है तो मैं पॉप 3 के अंदर बैकअप स्टोर पे हम यूज़ करते हैं। एक PST क्रिएट होती है इसकी, ठीक है। तो ये पॉप 3 प्रोटोकॉल ऑफलाइन डाउनलोड मेल करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये जो है, ये मेल हम विदाउट इंटरनेट के भी पढ़ सकते हैं, यानी कि जितने आ चुके हैं। अगर मुझे नया मेल आना है तो मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। IMAP है, IMAP में भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली सिंक्रोनाइजेशन होता है। अगर मैंने IMAP के अंदर मेरा अगर कोई मेल डिलीट किया मैंने आउटलुक से, तो वहाँ से भी, क्लाउड से भी डिलीट हो जाएगा, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी कि कंटिन्यूअसली सिंक होता है IMAP के अंदर। तो ये IMAP किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, पॉप 3 किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल है, ये मेल सेंड करने के लिए यूज होता है ओनली। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 24 है इसका पोर्ट नंबर, यहाँ पे 25 करके है, गलती से टाइप हुआ रहेगा, ठीक है। और ये जो अलग अलग पोर्ट नंबर है, ये 3 पोर्ट जीमेल के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। SMTP पोर्ट वैसे तो 25 ही है इसका बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन सेटअप रूल्स के अनुसार ये अलग अलग पोर्ट भी हैं जीमेल के, ठीक है। मेल सर्वर यानी कि अभी हम जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, ये यूज़ करते हैं। तो ये पूरे के पूरे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। अभी हमें जीमेल फ्री में दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है फ्री में दे रहा है। फ्री में तो दे रहे हैं, हमें वो यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। इन फ्यूचर पता नहीं वो पैसे लेंगे, ऐसे भी हो सकता है। आज की डेट में फ्री दे रहे हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं। तो जीमेल के जो भी कुछ बिजनेस ईमेल्स होती हैं, यानी कि बिजनेस के लिए यूज़ होता है, तो वो अपना डोमेन जीमेल के पास या फिर कहीं पे भी रजिस्टर कराते हैं, और उनकी जो भी कुछ एंट्रीज हैं जीमेल के मेल सर्वर्स की, वहाँ पे वो बाइंड कर देते हैं। यानी कि आपको ये बाइंडिंग वेंडिंग कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ। आप बस इतना ही याद रखें कि जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गोडैडी, बिग रॉक, डेली रेजर, IBM वर्स, और भी कुछ अलग अलग हैं, काफ़ी सारे मेल सर्वर्स हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, या फिर अगर कोई ईमेल सर्विस हमें परचेस करनी है वो किस तरह से करना है, हमें डोमेन परचेस करना है, या फिर डोमेन परचेस करने के बाद ईमेल भी कॉन्फ़िगर करना है उसी डोमेन के अंदर। तो उसकी एंट्रीज जो होती हैं वो कहाँ कहाँ पे, MX रिकॉर्ड क्या है, ये जो भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो ईमेल सर्वर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी कि पूरी की पूरी एक फ्लो आपके माइंड में आ जाएगा कि ईमेल क्या चीज़ है, और वो किस तरह से जाता है, किस तरह से आता है, हम वो कहाँ से परचेस करेंगे, उसकी एंट्रीज क्या होती हैं, और वो किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। ये मैं वीडियो बनाऊंगा इसका भी। यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क एंड सर्वर फीचर्स, ये वायरलेस नेटवर्क के फीचर्स हैं जो भी कुछ है। ये इन्होंने जो रिसर्च किया था 102.11, ये इसका अलग स्पीड है, इसकी रेंज भी अलग अलग है, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज करके ये फ्रीक्वेंसीज हैं,
ठीक है, ये एक्सेस पॉइंट की इनकी रेंज है, ये अलग-अलग, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लूटूथ, एनएफसी, ये 3G, 4G, 5G, LTE क्या है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सर्वर रोल्स में। अभी कुछ हमने जितनी भी बातें की थी, जैसे कि रिमोटली हमें सर्वर एक्सेस करना है, या फिर वेबसाइट हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर आप खुद कुछ किस तरह से वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी कि डोमेन कहाँ से लेना है, वेबसाइट किस तरह से इंस्टॉल करना है। ये जो वेबसाइट हम होस्ट करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं, ये सर्वर के ऊपर करते हैं। सर्वर यानी कि एक तरह का एक सिस्टम है, और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। जो भी कुछ हम विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, एक्सपी या विंडोज़ विस्टा, ये इतने दिन तक यूज़ करते आ रहे हैं, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलग होती है। यानी कि हम क्लाइंट मशीन पे भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट उसका हार्डवेयर जो है स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए होता है क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली ऑन रखना होता है। वो ज़ीरो डाउन टाइम होता है। अगर आपको कोई वेबसाइट चलानी है तो ज़ीरो डाउन टाइम चाहिए ना। अगर बीच में बंद हो रही है फिर स्टार्ट हो रही है, बीच में बंद हो रही है स्टार्ट हो रही है, उस तरह से नहीं चलना चाहिए। इसलिए उसका पूरा रिडंडेंसी होता है। डबल पावर होती है, डबल प्रोसेसर होता है, ये सब कुछ चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये फीचर्स हैं कुछ, डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस, प्रिंट सर्वर है, फाइल सर्वर है, डीएफएस है। ये आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बट मैंने एक सर्वर रोल्स क्या होते हैं वो बताया है। सिर्फ मुझे ये वेब सर्वर के बारे में बताना था आपको। ये वेब सर्वर की वेबसाइट किस तरह से एक्सेस होती है, ये सर्वर से एक्सेस होती है। ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट, इसमें आईपी एड्रेसिंग आता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या है, अपीपा क्या है, लिंक लोकल क्या है, डीएनएस किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। डीएनएस का एक अलग टॉपिक रहेगा, डीएचसीपी का अलग रहेगा। सबनेट मास्क क्या है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 क्या है, 32 बिट, 128 बिट। ठीक है। गेटवेज क्या है, वीपीएन क्या है, वीलैंस यानी कि क्या। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, और ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम आगे। ये है नेटवर्क की कुछ टूल्स, जैसे कि हम केबल क्रिएट कर रहे हैं। आपने कभी देखा होगा कंप्यूटर में जब आप केबल कनेक्ट करते हो, केबल किस तरह से बनानी है, और वो केबल जो बनाने के लिए जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्रिम्पर कहते हैं। स्ट्रिपर यानी कि वो जो दीवार के अंदर आईओ होते हैं ना, कि जैसे अगर कोई मशीन, यानी कि आपने कोई सेटअप किया है ऑफिस का सेटअप करने के बाद आप जब केबल दीवार के अंदर या फिर टेबल के अंदर ऐसे डालते हो, उसको हम आईओ कहते हैं। ठीक है। कैट 6 आईओ, अगर आपको देखना है तो मैं आगे दिखाऊंगा वो किस तरह से होता है। ठीक है। मल्टीमीटर क्या है, केबल टेस्टर, केबल टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर मेरे पास 100 केबल हैं, उसमें से मुझे एक ही केबल सर्च करनी है 100 केबल में से, तो उसे हम उस केबल टेस्टर से हम टेस्ट करके उस केबल को ट्रैक कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये केबल टेस्टिंग से होगा। पंच डाउन टूल क्या है, वाईफाई एनालाइजर, लूप बैक प्लग, लाइन वायर ट्रैकर, वायर कटर। इसके बारे में हम इमेज के साथ और एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़, कि ये कहाँ पे और क्यों यूज़ होता है। ठीक है। ये अभी हमने देखा था स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। इसके अंदर अगर स्मॉल ऑफिस में अगर चीज़ें होंगी तो राउटर होता है, स्विच होता है, फायरवॉल्स होती है, और उसके बाद वाईफाई भी होता है और प्रिंटर होता है। ये चीज़ें तो हर ऑफिस में होती हैं, लेकिन ये कॉन्फ़िगर करने के लिए एक इंजीनियर चाहिए। ठीक है, एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर चाहिए। तो उस इंजीनियर को पता होना चाहिए कि ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है। आप अगर देखा जाए तो ये अगर मैं कोर्स करूँगा ना, तो L1 की तो पोस्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप अगर ये पूरा अगर मेरा कोर्स कर रहे हो, तो L1 के लिए अगर अप्लाई करोगे ना आप, तो अच्छी खासी नॉलेज आएगी आपको। ये मैं पूरा का पूरा बताने वाला हूँ आपको, किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, क्या है, स्विच के पोर्ट किस तरह से होते हैं। मैं स्विच आपको लाइव दिखाऊँगा, मेरे पास स्विच है। ठीक है। यहाँ पे केबल्स हम देख रहे हैं अभी, नेटवर्क केबल्स। नेटवर्किंग में केबल्स कौन-कौन सी यूज़ होती हैं, और कौन-कौन सी केबल कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती हैं। यहाँ पे कैट 1 है, ये टेलीफ़ोन के लिए यूज़ हो रही है यहाँ पे। इसको हम यूडीपी केबल्स कहते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी कि इसको शील्ड नहीं होता है। यहाँ पे शील्डेड भी है,
शील्डेड किस तरह से है, अनशील्डेड किस तरह से है, कोएक्सिक केबल क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल कौन सी है, केबल इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है। ये वायरलेस का स्टैंडर्ड हमें अभी पीछे देखा था, ये वायरलेस के स्टैंडर्ड हैं। ये जितने भी है ये वायरलेस के स्टैंडर्ड हैं, 802.11 ये स्टैंडर्ड हैं ये वायरलेस के। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया है। हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं कैट 5, कैट 6, 5E, इनका स्पीड जो है गीगाबिट ईथरनेट यानी कि जीबी में है, तो इसलिए ये फास्ट होता है। तो कैट 6 मोस्टली आजकल यूज़ कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, या जो भी कुछ सेटअप करना है कैट 5, कैट 6 मोस्टली यूज़ करते हैं। कैट 5E भी है, ये भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमें किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है वो भी देखेंगे, और कौन सी केबल कौन से कलर की है, कैसे पहचाने उसको, कैट 6 कैसी है, कैट 5 कैसी है। ठीक है, तो फाइंड आउट करना और वेरीफाई करना वो भी देखेंगे। यहाँ पे वीडियो केबल्स हैं, VGA, HDMI केबल्स, ये 2 केबल्स हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के केबल्स हैं, डिस्प्ले पोर्ट, DVI क्या है, HDBaseT क्या है, मिनी DVI, ये थोड़ा अलग से कंसेप्ट है लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए आपके आपके लिए ठीक है। VGA और HDMI, ये 2 केबल तो आपको पता ही होनी चाहिए। ये हम जो VGA केबल यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर करते हैं, यानी कि एक जो कनेक्टर है, ये जो छोर है, ये हम LCD पे कनेक्ट करेंगे और ये CPU को कनेक्ट करेंगे। उस तरह से ये CPU, ये LCD के लिए, ठीक है। ये आपके टीवी को जाएगा, टीवी अगर है HD आपके पास तो ये कनेक्ट कर सकते हैं टीवी के साथ भी आपका सिस्टम। यहाँ पे अलग अलग तरीके के केबल्स है, आप देख सकते हो। हार्ड डिस्क के भी केबल्स हैं, SATA, ID, SCSI। ठीक है, तो अगर यहाँ पे DVI टू HDMI, USB टू ईथरनेट, अगर आपका ईथरनेट नहीं चल रहा है तो क्या करें, USB ईथरनेट करके एक मिलता है एक्सटर्नल, वो आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कनेक्टर हैं अलग अलग, अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये RJ45 कनेक्टर है और ये IO पोर्ट है। या अभी हमने बात की थी ना, दीवार के अंदर या फिर टेबल्स के अंदर होती है ये IO पोर्ट। यहाँ पे आपकी केबल आएगी कैट 6, इसके साथ में ये अगर प्लग करोगे ना यहाँ पे तो इंटरनेट ऑन हो जाएगा आपका, या फिर आप कनेक्ट कर सकोगे अगर इंटरनेट है तो। तो उसके बाद लाइटनिंग केबल है, USB है, USB-C, ये अलग अलग केबल्स हैं या फिर कनेक्टर भी कह सकते हैं। ये कनेक्टर हैं, कुछ केबल्स हैं इसके अंदर। तो ये सब कुछ हम केबल्स, जैसे कि RJ45, ये कितने पिन्स का है, इसको कॉन्फ़िगर किस तरह से करना है, इसको क्रिम्पिंग किस तरह से करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि USB केबल, USB यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं इसको, ये कहाँ पे यूज़ होता है, कितना वोल्टेज होता है इसका, डेटा कितना सेंड कर रहा है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ये लास्ट, आई थिंक लास्ट स्लाइड है मेरा, ये प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। विंडोज़ बूट नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे ये मैंने प्रॉब्लम्स निकाले हैं कुछ जनरली। विंडोज़ अगर बूट नहीं हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, इसका वीडियो बनाएंगे। ब्लैक स्क्रीन है, इसके लिए क्या करना है, ट्रबल शूट करना है, क्या ट्रबल शूट की ज़रूरत है इसको, वो भी देखेंगे। कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो उसके लिए फास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट स्लो चल रहा है तो इंटरनेट अगर फास्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। ओवर हीटिंग हो रहा है, ओवर हीटिंग आपको बताया था कि अगर फैन नहीं चल रहा है आपका या फिर हीट सिंक अगर नहीं लगाया तो ओवर हीटिंग होता है। अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं ओवर हीटिंग के, प्रोसेसर ठीक से नहीं वर्क कर रहा है फिर, या आपका रैम कम है तब भी वो ओवर हीट हो सकता है, यानी कि काफ़ी लोड आ रहा है उसके ऊपर। तो फिर ये एक एरर है जनरली, हमें आता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ये काफ़ी लोगों को एरर आता है और ये डेंजर है। ठीक है, इसके इतने सारे रीजंस है ये BSOD के, कि ये हम ट्रबल शूट करना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो इसलिए ये वायरसेस के प्रॉब्लम्स है, ऑटोमेटिकली शट डाउन हो रही है मेरी सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर की रिस्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, वाईफाई नहीं चल रहा है, USB कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो क्या करना पड़ेगा। अगर आपको वाईफाई नहीं चल रहा है तो क्या करते हो आप, डायरेक्टली आपका लैपटॉप लेके जाते हो शॉप वाले के पास और बोल देते हो कि वाईफाई नहीं चल रहा है, तो वो क्या करता है एग्जैक्टली, वो क्या कर रहा है जो कि आपका वाईफाई चलेगा, तो वो आपको आना चाहिए ना।
नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे, ये आप सब कुछ कर सकते हो। आपका पीसी बीप हो रहा है बार-बार स्टार्ट करते हो, तो क्या आप फाइंड आउट करोगे? क्या ट्रबल शूट करोगे? ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। फ़ैन नहीं चल रहा है पीसी का, वो किस तरह से कनेक्ट करोगे? आपको मैं पूरा असेंबल करके बताऊँगा ये सिस्टम जो है। ये असेंबल करके बताऊँगा मैं आपको सिस्टम जितना भी है, कि असेंबल, डिसअसेंबल किस तरह से करना है। या ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हुआ है मेरा, तो क्या करना है? पावर ऑन ऑफ करने का है। पीसी इज़न्ट पावर ऑन, पावर ही ऑन नहीं हो रहा है सिस्टम का, तो क्या करेंगे हम? तो वो किस तरह से ट्रबल शूट करना है वो भी देखेंगे। फ़ोर्सफुली हमें कोई सॉफ्टवेयर रिमूव करना है, जैसे कि अननोन सॉफ्टवेयर्स आते हैं या फिर हम वेबसाइट ऑन करते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर जहाँ पे भी क्लिक करने से हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये सॉफ्टवेयर तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया था, डेस्कटॉप पे आइकॉन क्रिएट हो जाता है, बट उसको रिमूव किस तरह से करना है? अगर मैं रिमूव करने जा रहा हूँ तो बोल देता है कि पहले क्लोज़ करो उस एप्लीकेशन को, फिर रिमूव कर सकते हो। लेकिन मैंने तो क्लोज़ किया है, बट उसके बैकएंड में सर्विसेज़ रन है, तो वो सर्विसेज़ किस तरह से बंद करनी है, क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, तो वो सब कुछ देखना है। टच पैड का इश्यू है, टच पैड का आपको बोला था मैंने कि माउस लैपटॉप का टच पैड नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे? आपको इसमें तो डेफ़िनेटली लेके जाओगे आप कोई शॉप के पास और टेक्निकल को बोल दोगे कि मेरा टच पैड नहीं चल रहा है, तो वो बोलेगा टच पैड खोलना पड़ेगा, टच पैड का प्रॉब्लम है, तो उनको तो उतना ही चाहिए। वो खोलेगा फिर लैपटॉप में देखेगा, कुछ भी नहीं करेगा, एक सॉफ्टवेयर डाल देगा, वो टच पैड चलेगा आपका। तो ये आपको पता ही नहीं होता है कि वो चीज़ें क्या कर रही हैं। अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं शॉप वाले, ठीक है? एग्ज़ैक्टली आप ट्रबल शूट करो फर्स्ट, उसके बाद शॉप वालों को चेक करने दो। अगर नहीं हो रहा है, आपको मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, अगर नहीं हो रही है, तो उसके बाद हार्डवेयर का इश्यू हो सकता है, डेफ़िनेटली। अगर वो हार्डवेयर आपको चेंज करना आता है तो लेके आइए, ऑर्डर करिए और हार्डवेयर चेंज कर दो। अगर नहीं आ रहा है तो आप शॉप वाले के पास जा सकते हो, ठीक है? विंडोज़ इज़ स्लो टू बूट, अगर विंडोज़ आपकी स्लो बूट हो रही है तो क्या इश्यू हो सकता है? अपडेट आ रही है, विंडोज़ अपडेट के प्रॉब्लम्स है, यानी कि अपडेट नहीं हो रहा है आपका विंडोज़, तो क्या ट्रबल शूट करना है? कई बार ऐसे होता है कि कंपनी में कोई काम कर रहा है, वीपीएन के साथ कनेक्ट करना है या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है कंपनी का, तो वो इंस्टॉल करना है। तो उस इंस्टॉलेशन की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं कि सिस्टम अपडेटेड होना चाहिए। उस सिचुएशन में कई बार इंजीनियर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या फिर खुद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है कंपनी का, तो वो खुद ट्रबल शूट किस तरह से करे? हर डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं डाल सकते ना कि कोई बंदा है वो करके देगा। अगर वो छुट्टी पे है, तो उस दिन दिन भर बैठ के नहीं रह सकते ना। तो ये आपको आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ये, विंडोज़ अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये किस तरह से उसको ट्रबल शूट करना है, क्या करना है? अभी मैं एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ये मैंने हर फ़ेज़ से जा चुका हूँ मैं। ये हर प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे नहीं डाली हैं, ठीक है? विंडोज़ का पासवर्ड रीसेट करना है, अगर कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को टर्मिनेट कर दिया कंपनी से या फिर ज़रूरत नहीं है आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, कंपनी का छोड़ दो, आपका घर का सिस्टम है, काफ़ी दिनों से घर में ही पड़ा हुआ है और कोई इंजीनियर आया और उसने रिपेयर किया, फिर आपने ये वीडियो का कोर्स देखा और आपने स्टार्ट करने की कोशिश की, बट उसका पासवर्ड ही याद नहीं आ रहा है, तो पासवर्ड किस तरह से रीसेट करोगे? तो पासवर्ड भी रीसेट करना सिखाऊँगा आपको मैं। अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ लैन में किस तरह से लेना है या कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या ट्रबल शूट करोगे आप? वो भी हमने देखना है। हेडफ़ोन, स्पीकर नहीं चल रहे हैं या फिर आपका होम थिएटर है, वो भी नहीं चल रहा है कनेक्ट करने के बाद। लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो होम थिएटर नहीं चल रहा है, स्पीकर नहीं चल रहा है, तो क्या ट्रबल शूट करना है? ये भी हम देखेंगे। लैपटॉप बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो क्या फाइंड आउट करना है? हमें क्या चार्जर देखना है या फिर हमारे जो पावर का जो बोर्ड है, सर्किट बोर्ड, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हम देखेंगे इस कोर्स के अंदर। तो ये जो मैंने जितनी सारी स्लाइडें आपको बताई है, तो एक-एक टॉपिक हो जाएगा, इसका अच्छी खासी सीरीज़ बन जाएगी इसकी। तो ये सब कुछ हमें देखना है, ठीक है? तो
मैं देखता हूँ और कुछ बाकी है, बस इतना ही था। तो थैंक यू। तो देखते हैं हम, अच्छे से ठीक से देखना इस सीरीज़ को, ये फर्स्ट वीडियो है। और मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो वीडियो देख लो, आपको खुद ब खुद उम्मीद जाग जाएगी कि मुझे ये करना है, और ये कंटिन्यू अगर करोगे तो एक नॉन टेक्निकल बंदा टेक्नीशियन बन सकता है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, देखते हैं अगले वीडियो में। कीबोर्ड माउस को लेके आ रहा हूँ मैं, और कुछ हार्ड डिस्क या हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ हम टॉपिक देखेंगे आगे। ठीक है? ओके, तो बाय बाय।